चलिए भाई, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कह लीजिए कि एक बढ़िया बुलिश अंडरटोन में है भारतीय बाजार। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब बढ़त के साथ, मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। इनफैक्ट वो जो थर्सडे मंथली एक्सपायरी के दिन उसके लोज थे 23,873। वहां से अब 3.5 दिनों में 585 पॉइंट निफ्टी रिकवर कर गया है, 2.5% ऊपर अब इस समय कामकाज करता हुआ। कहां तब हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को चैलेंज करने जा रहे थे और कहां आज हम रेजिस्टेंस के पार जाके खड़े हुए नजर आएंगे। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। खुले फ्लैटिश थे पर उसके बाद बढ़िया बुलिश मोमेंटम पकड़ा। वो कहते हैं ना, वो जो इंपॉर्टेंट बांध था 340 350 के जोन्स जिसे हम बार बार मार रहे थे या कह लीजिए चैलेंज कर रहे थे, फाइनली उसे कल हमने इंट्राडे सेशन में तोड़ दिया और बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ सेशन की समाप्ति करी 24,450 के ऊपर। और कल के गेन्स को बैंक निफ्टी ने लीड किया और कहना चाहिए एचडीएफसी बैंक ने लीड किया। इनफैक्ट निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, देखिए किस तरह के हेवी वेट से सपोर्ट मिल रहा था। कोई एचडीएफसी बैंक, कोई लासन, कोई रिलायंस, कोई एसबीआई, इस तरह के हेवी वेट्स कंट्रीब्यूट करते हुए कल नजर आए। और बुआ की डांट का कह लीजिए बढ़िया असर हुआ मंगलवार के दिन फूफा पर, दौड़े दौड़े चले आए। कैश में बढ़िया बाइंग, लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। खैर आज खुलते ही हमें रिएक्ट करना है। कल यूएस में कुछ अगर तो इंटरेस्टिंग हुआ तो फेड मेंबर्स की कमेंट्री, साथ साथ जोल्ट्स का जो जॉब ओपनिंग का डेटा आना था उस पर। मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था अर्थव्यवस्था पे फोकस रखिएगा अपनी भी, और साथ साथ इस आज ना यूएस चेयर, एफओएमसी चेयर जेरोमी पॉवेल और साथ साथ ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड, इन दोनों की स्पीचेस रात में लाइंड अप है। देखते हैं किस तरह का आउटकम निकल के आता है। आरबीआई की 3 दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज से उस बैठक की शुरुआत होगी। ये आखिरी एमपीसी है शक्तिकांता दास साहब की, उनका कार्यकाल दिसंबर में खत्म होने जा रहा है। अगर एक्सटेंशन ना मिले तो ये आखिरी है। फ्राइडे को खैर उसका आउटकम आएगा। और आज तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम पक्का सामने आएगा। आएगा ना? होप सो। आ ही जाएगा। लेकिन चलिए, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। 30-40 पॉइंट हल्के दबाव के साथ आज बुधवार के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए हल्की नरमी है। ऐसे में हरमास बताएंगे ग्लोबली मूड है कैसा, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है। दिखाता हूं आपको ग्लोबल मूड इस समय। रखिए पहले तो एशिया स्क्रीन्स पे है, सारा एशिया पस्त ही कामकाज करता हुआ। कॉस्पी तो खैर, कॉस्पी इंटरेस्टिंग था। कल जब खबर आई तो मैंने पढ़ा मैरिटल लॉ, क्योंकि वीकेंड पे एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा कवरेज रखा था तो मेरे दिमाग में मैरिटल इश्यूज उनके वहां पे सामने आ रहे थे। फिर ढंग से पढ़ा तो पता चला मार्शल लॉ। क्या हुआ था सब कुछ, ओवरनाइट संकेत हमारे लिए कैसे, उस पर हरमास से बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले यूएस के बाजार भी दिखा दीजिएगा। मिले जुले हो ये रहा है पिछले कुछ दिनों से। पहले क्या हुआ था, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस जब ट्रंप रैली प्ले आउट हो रही थी। अब ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ठंडे पड़ रहे हैं, वापस नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कल एसएनपी वगैरह ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर वापस जड़ दिए भाई साहब। और आज सुबह के फ्यूचर्स बढ़िया हैं, 1/4% तक के उछाल के साथ कामकाज करते हुए। ऐसे में हरमास मूड क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड तो देखिए साउथ कोरिया को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि खबर जो आई थी रात को उस पर जो एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अभी भी एक बड़ी ट्रिगर जो वहाँ से आनी बाकी है वो ये है कि बैंक ऑफ कोरिया की जो इमरजेंसी बैठक चल रही है उसमें क्या आउटकम निकल कर आता है वो जानना ज़रूरी होगा। ब्रीफिंग किसी भी वक्त अब हो सकती है तो उस पर नज़र रखनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सरकार ने वहाँ पर यह भी कहा है कि जितनी लिक्विडिटी की ज़रूरत है बाज़ार को, हम उतनी लिक्विडिटी प्रदान करेंगे। ये वहाँ पर दक्षिण कोरिया के बाज़ार का कहना था। लेकिन हुआ क्या वहाँ? अब हुआ ये कि वहाँ के जो राष्ट्रपति है यून सुक योल, उन्होंने कल मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। वो इसलिए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो
सरकार को न चलने देने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर इसके एक और पहलू भी है, वो इसलिए भी है क्योंकि मार्शल लॉ मतलब आर्मी का कंट्रोल, आर्मी का, और जिस मतलब जहाँ आपके बेसिक राइट्स होते हैं वो सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो उस तरह का कानून जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 40 साल में पहली बार दक्षिण कोरिया में अनाउंस किया गया। और हुआ ये कि विपक्ष जो है वहाँ पर उसके साथ काफ़ी सारे क्लैशेस चल रहे हैं बजट को लेकर, और जो राष्ट्रपति है यून सूक योल वो भी काफ़ी सारे घोटालों से घिरे हुए हैं। तो विपक्ष उस बारे में भी उन पर दबाव बना रहा है। तो उससे फिर बाद में जाकर उन्होंने ये मार्शल लॉ अनाउंस कर दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो उत्तर कोरिया जो सिंपथाइजर्स हैं उनको मैं हटा दूंगा। ये उनका कहना था कि विपक्ष और ये जो उत्तर कोरिया के सिंपथाइजर्स हैं उनकी वजह से ये लॉ लाया जा रहा है, और जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाता सब कुछ तब तक ये कानून रहेगा। मगर सदन में इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली क्योंकि सदन विपक्ष कंट्रोल करता है उनका, तो उस वजह से ये प्रस्ताव गिर गया और जो मार्शल लॉ की घोषणा की गई थी उसे वापस लेना पड़ा। तो इस वजह से जो दक्षिण कोरिया से रिलेटेड जितने एसेट्स थे उनमें भारी गिरावट आई। जो साउथ कोरिया MSCI साउथ कोरिया ETF है वो 2 साल के सबसे निचले स्तर पर है। वॉन में गिरावट आई, जबकि वॉन ने गिरावट तो रिकवर कर ली मोस्ट ऑफ द लॉसेस। मगर अब ये है कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब दक्षिण कोरिया में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जिस तरह की अनसर्टेनिटी आई है उस वजह से, और इसको अब एक रिस्क प्रीमियम ज़्यादा देना होगा अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो ये एनालिस्ट का कहना है। तो अब ट्रिगर तो यही है कि बैंक ऑफ कोरिया से क्या निकल कर आता है, इस पर आप नज़र रखिए। यूएस मार्केट्स कल ठंडे ही थे क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी आई थोड़ी सी। S&P 500 फ्लैट लाइन के थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ और रिकॉर्ड हाई, क्योंकि 55वां रिकॉर्ड हाई था उनका। जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग्स डेटा जैसे आपने कहा अनुमान से बेहतर था, जॉब ओपनिंग्स बढ़ी है, लेऑफ्स घटे हैं, तो वो एक अच्छी खबर निकल कर आई। मगर अब सिटी ग्रुप का ये कहना है कि पोजीशनिंग जो हो रखी है बाजारों में वो बिल्कुल एक तरफा है। अब वो किस तरफ है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बुलिश साइड पर ही है। लेकिन अब वहाँ के निवेशक भी थोड़े से सतर्क है क्योंकि जॉब्स डेटा आना है। बहुत सारे फेड के ऑफिशियल्स जेरोम पावेल इंक्लूडेड उनको भी आज संबोधन करना है। तो उस वजह से कल कोई बड़ी पोजीशनिंग नहीं हुई, एक कॉशियस ट्रेड जिसे आप कह सकते हैं वो हुआ। टेस्ला के ऑटो सेल्स के आंकड़े आए, जो शंघाई की उनकी जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहाँ से जो शिपमेंट्स थी वो दूसरे महीने लगातार उनमें गिरावट आई। साल दर साल अगर आप देखें तो महीने दर महीने तो बढ़त थी। मगर एनालिस्ट का कहना है कि अगर उन्हें अपनी गाइडेंस मीट करनी है टेस्ला को, सेल्स की गाइडेंस, तो लगभग 5 लाख गाड़ियाँ उन्हें इस तिमाही बेचनी होंगी, 5.25 लाख गाड़ियाँ, तो जाकर के वो गाइडेंस मीट कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी आस्क है। अब फेड के अफसरों ने कहा कि मैरी डैली जो कि सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा कि दिसंबर में रेट कट की कोई गारंटी नहीं है, मगर ब्याज दरें घटनी चाहिए, ये उनका कहना था। और एड्रियाना कुगलर जो है, जो कि फेड की गवर्नर है, उन्होंने भी कहा कि 2% का जो लक्ष्य है वहाँ तक हम बढ़ तो रहे मगर काम अभी पूरा नहीं हुआ, जबकि ब्याज दरों पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब फेड वॉच टूल जो कह रहा है 71% की अब प्रोबेबिलिटी है कि अगले महीने अगले हफ्ते ब्याज दरों में कटौती होगी। तेल एक बड़ा ट्रिगर है क्योंकि अब तेल की कीमतों में कल बढ़ोतरी हुई। ओपेक के जो अफसर है वो कह रहे हैं कि एक अग्रीमेंट बनाया जा रहा है कि जो आउटपुट बढ़ाने की बात चल रही थी उसे अब 3 महीने के लिए टाल दिया जाए। तो अगर ये 3 महीने टाला जाएगा तो तेल की कीमतों में सप्लाई कम होगी। इस वजह से ब्रेंट और WTI दोनों में कल बढ़ोतरी हुई। WTI अब 70 के पार हो चुका है, ब्रेंट फिर से 74 के करीब आ चुका है। तो उस वजह से, और बोफा का कहना है कि अगर, और US ने भी ईरान पर सैंक्शंस लगाए कल इरानियन क्रूड पर, तो अब बोफा का ये कहना है कि अगर ईरान और वेनेजुएला दोनों से अगर आउटपुट में कमी आई तो ब्रेंट की कीमतें जो है वो $80 तक वापस जा सकती है। ब्राज़ील जो कि एक और बड़ा नॉन ओपेक कंट्रीब्यूटर है तेल का, वहाँ पर भी उत्पादन में कमी आई थी, तो उस वजह से भी सप्लाई में कमी है। तो अब कल की जो बैठक है वहां से क्या निकल कर आता है वो एक बड़ा ट्रिगर होगा तेल की कीमतों के लिए। आज US में फैक्ट्री ऑर्डर्स आने हैं और US की अर्थव्यवस्था कैसी है उस पर आज फेड एक बुलेटिन जारी करेगा, बेज बुक जिससे कहते हैं, वो उस पर नजर रखनी होगी और जेरोम पावेल के बयान पर नजर रखनी होगी। तो हैंडओवर कॉशियस है, बैंक ऑफ कोरिया पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक बात है, ये है पूरे ग्लोब के समीकरण। थोड़ा सा हैंडओवर कॉशियस है, एशिया थोड़ा सा ठंडा है, तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको पस्त ही शुरुआत के इंडिकेशंस देता हुआ। खैर, इंडेक्स कैसा भी बिहेव करे, दबाव में हो, तेजी के मोड में हो,
पर हम सब के रिटेल पोर्टफोलियोज में सारे लॉसेस हम अब रिकवर कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे हैं। वो 2 दिन की छुट्टी पे चला गया था बीच में, मैं लास्ट मंडे से ज्वाइन किया था मैंने। लास्ट मंडे से अब तक हर दिन एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव, एडवांसेस की फेवर में बस आ रही। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 3:1 एडवांस डिक्लाइन था, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे थे 3/4 हरे में थे। और ये एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से ऐसे ही ब्रेथ बढ़ी, और ब्रेथ असली बैरोमीटर है। इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियोज पे प्रेशर ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन वीरू के पास चलते हैं और आज का वेडनेसडे का अप्रोच जान लेते हैं। बातचीत हुई थी कि खरीदारी करने का ये बाजार है, लास्ट इंपॉर्टेंट एवरेज है 24,341 का। कल का इंटरडे पहले निफ्टी स्क्रीन से रखिए डायरेक्टर साहब, वो क्रॉस करा तो हमें 24,441 से 491 के लक्ष्य हासिल होंगे। कल इंटरडे हाईज उसी ब्रैकेट में थे और सेशन की समाप्ति भी उसी ब्रैकेट में जाती हुई नजर आई। तो इवेंचुअल टारगेट्स बढ़िया तरीके से मार्केट्स ने कल अचीव करके दिए वीरू। लेकिन कल के डेटा का इंटरप्रिटेशन, मूड माहौल को देखते हुए अब रणनीति क्या? प्रीवियस टारगेट्स हासिल हो गए, इवेंचुअली फ्रेश अप मूव्स की तैयारी करें नहीं करें? आशीष गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल के मूव के पीछे जो हमारी सुबह बात हुई थी, 2-3 बातें थी कि एक तो एफआईएस के नेट शॉर्ट को अब रिड्यूस होकर 1 लाख से कम आना होगा, तभी ये दीवार टूटेगी। वो भी 1 लाख से कम आ गए। दूसरी चीज़, कल आपने जब हम बात कर रहे थे, एक लाइन जो हमने डिस्कस की थी कि कल बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा था कि निफ्टी में पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा था वर्सेस कॉल राइटर्स, और वो काम कर गया। कल निफ्टी ने क्या किया, आफ्टर 1 अक्टूबर 24 पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा। वो खुलते ही साथ रिफ्लेक्शन मिल गया था आशीष के 341 माफ कीजिएगा, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अलाइंड था पहले के मुताबिक लगभग 355 पे, उसके क्रॉस होते ही लग रहा था कि अब स्विंग आएगा। स्विंग आया, ऑलमोस्ट हम करीब 24,500 होके आ चुके हैं हम। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 52,230 कटा तो लगभग 572 जो कि गैप था। 750 तक का स्विंग आएगा, वो मिला भी, बट याद रखिएगा बैंक निफ्टी में गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, गैप के ऊपर क्लोज अभी तक नहीं हुआ। अब मैं मेरी अप्रोच करेगी, देखिए सीधी सीधी बात है कि एफआईएस के स्टैट्स और एफआईएस की जो एचडीएफसी के तरफ टारगेटेड बैंक थी, उसने इस सर्कमस्टेंसेस को बिल्कुल बदल दिया। 3635 करोड़ रुपए की उनकी बाई, 65 करोड़ रुपए की 251 करोड़ रुपए के डीएस का सेल। एफआईएस ने इंडेक्स में क्या किया, जो हम बात कर रहे थे कि उनके नेट शॉर्ट को 1 लाख से कम आना पड़ेगा, और वो कल आया। कल इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 2073 करोड़ रुपए का बाय किया। ह्यूज, आई मीन 6881 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए और 201 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। अब एफआईएस की नेट शॉर्ट कहाँ पे आ गई, अब आप देखिए ये करीब आ गई है 97,387। ये जो नेट शॉर्ट का डायग्राम है ना, अगर आप इसको चार्टिकली रीड करें तो जब ये 85,000 इससे रिड्यूस होना शुरू होता है ना आशीष, जब इनके नेट शॉर्ट 85,000 से ऊपर चलना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन आता है। सो 85,000 विल बी ए थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद डेटा को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप डेटा को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आफ्टर ए सब्सटेंशियल मूव कल कॉल राइटर्स ने एक ग्रिप ली। अब 24,500 पे, 24,600 पे और 24,700 पे एक स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है आशीष, यकीन मानिए। और नीचे 24,400 की पुट में ओआई है, बट मेजर कंसंट्रेशन इट्स क्वाइट विजिबल 24,300 पे है, 24,200 पे है। जरा इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ना आशीष, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कल के बड़े मूव के बाद कॉल्स के प्रीमियम जब बढ़े तो कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। आपको इन पिरामिड्स में ये बात क्लियर हो जाएगी और ये आपकी स्ट्रैटेजी में होना चाहिए। ये 3 कॉल राइटर्स को देखिए आशीष, क्या स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके खड़े हैं, जबकि बाजार कल डे हाई पे बंद हुआ। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा और प्लस इन कॉल राइटर्स के नीचे एक कंसोलिडेशन संभव है, बट अप्रोच कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और बाय एंड डिप्स की रहेगी। लेवल्स लेके आइए। बेस 1, देखिए बेस 1 हमने कहाँ से निकाला है, मैंने क्या कहा अभी, पुट राइटर्स एट द मनी पुट पे नहीं है, वो नीचे है। सो 24,363 एंड 298 विल बी फर्स्ट बेस। इस पे आए, रिट्रेस हो, ग्रैब कीजिएगा उस ट्रेड को। मुझे मालूम है थोड़ा रिस्क है, बट एक जोन है कंसोलिडेशन का, उसका लोअर एज है ये, जिसको हमें बाय करना है। हमें ट्रेड चेक कहाँ करना है अपना, जिस प्रकार की फोर्स है बैंक्स में, रिलायंस में,
आईटी में हमें ट्रेड चेक करना है RS1 के आसपास। RS1 क्या है, लिखिए स्क्रीन पे आइएगा। इट्स 491 एंड 533। इस जोन में ट्रेड को चेक कीजिए, नहीं पार हो रहा है। क्यों? अगर वो 3 कॉल राइटर्स खड़े हैं तो सप्लाई आएगी, तो बुक कीजिएगा। बट द मोमेंट यू विल सस्टेन अबाउट 533, अगर आप एक क्लोज देते हैं आशीष, तो जो नेक्स्ट चैनल है वो खुल जाएगी, जिसका स्विंग हाई है 693। इसे कहते हैं ट्रांजिशन प्रोसेस। लाइफ अबाउ 24500, इन दैट केस वो होगा। इस तरीके से अप्रोच करिए निफ्टी को। निफ्टी बैंक क्लोज अच्छा था। 1 अक्टूबर 2024 के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ, एंड थैंक्स टू HDFC बैंक जिसने इस पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया। बट याद रखिएगा, जरा स्टैट्स को देखते हैं। 52,500 पे पुट राइटिंग है, 52,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और कॉल राइटर्स जहां पे परसिस्ट करते हैं वो है 53,000 की ट्रैजेक्टरी। सो टेक्निकली हमारा बेस बन क्या है, हमने इसको पुट राइटर्स के कन्विक्शन और उस क्लस्टर पे जहां पे आर्ली चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, 10 मिनट चार्ट पे आपने टाइम स्पेंड किया है, वो आपका बेस वन होगा। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, वो ट्रैजेक्टरी आपके स्क्रीन पे मेंशन की गई है। करीब करीब 52,410 और 292, ये एंटर करने के लिए बैंक निफ्टी की ट्रेड पे अच्छा लेवल है। ऑन द हायर साइड, कल के अगर स्विंग हाई को हम काटते हैं, कल का स्विंग हाई, तो हम टेस्ट करेंगे RS1, वो आता है करीब करीब 52,888 के जोन में और 53,090। इस लेवल का आने का मतलब ये होगा कि फाइनली आप गैप फिल करके इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर क्लोज होने को तैयार हैं। इन दैट केस ये पूरी की पूरी क्लस्टर 53437 का और 53578 का खुल जाएगा। आशीष, निफ्टी बैंक का आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो नजरें ये महिंद्रा और इंटरग्लोब एविएशन पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर मामला 6E का काफ़ी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, M&M ने कहा है कि देखिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अंडर क्लास 12 व्हीकल्स का हमने BE 6E के लिए मांगा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इस मांग के सामने। दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन कह रहा है कि देखिए, 18 सालों से 6E हमारा है, ये हमारी ब्रांड आइडेंटिटी है और किसी को हमें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो एक दूसरे पर केस खोलता हुआ दिखाई देगा, और ये इनफैक्ट एक दिलचस्प मामला होगा कि फाइनली क्या कोर्ट इसे एक्सेप्ट करता है और किसका 6E होता है। तो वो फिलहाल आपको ध्यान में रखना है दोनों स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव के लिहाज से। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स अप्रूव हुए हैं, लगभग 21,772 करोड़ के इसका सादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहले तो आप रेडार पर रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर, क्योंकि इसके लिए 2 डेवलपमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बनाना है इन सुखोई MKI के लिए, Su-30s के लिए, तो वो हाल ही करता है, वो आप रेडार पर रखिएगा। साथ ही साथ DAC ने अप्रूवल दिया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस कोस्टल एरियाज के लिए, वो भी हाल के जिम्मे आएगा, उनको वो साइजेबल ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स को अनुमति मिल गई है, वो प्रोक्योर किए जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स वो बनाता है, और साथ ही साथ 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है जो L&T शिपयार्ड बनाता है। तो आप रेडार पर L&T, गार्डन रीच, हैल जैसे स्टॉक्स को जरूर रखेंगे। इनफैक्ट पूरा डिफेंस स्पेस आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि इधर उधर थोड़ा बहुत सप्लाई कंपोनेंट्स का दूसरी कंपनियां भी करती हैं। तो ये इनफैक्ट आज एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। IEX का नवंबर का अपडेट आया है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम में 15.5% तक का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल। मार्केट क्लियरिंग प्राइस हाउएवर करीब 17% घटी है। डे अहेड मार्केट में वॉल्यूम में पिकअप है, नियरली 10% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बनती दिखाई दी है, और रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में भी वॉल्यूम में पिकअप है, 28% का अपडेट अच्छा है। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आज आप होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ के स्टॉक को भी रेडार पर रखेंगे। डेवलपमेंट ये उभर कर आ रहा है कि देखिए, कंपनी के जो चीफ है वरुण अलग, प्रमोटर्स में से एक है ये, इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, 31.93% पर लेकर आए हैं, और दोनों फाउंडर्स मिलकर, वरुण और गजल अलग मिलकर, अब 35% हिस्सेदारी कंपनी में होल्ड करते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में था स्टॉक, पिछले इस क्वार्टर के नंबर से एक तरफा बिकवाली आई है, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ राहत मिलेगी या नहीं। PB फिनटेक के पहले अपडेट आ चुका है, लेकिन आज बोर्ड की तरफ से जो अप्रूवल आया है, तो वो खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ। हेल्थ केयर
बिजनेस में एक्सपैंड करेंगे। दरअसल हेल्थ केयर और अलाइड सर्विसेज के लिए पीबी हेल्थ केयर कंपनी लॉन्च करती हुई दिखाई देंगे। कंपनी ने पहले ही कहा है कि $100 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर बिजनेस में होगा। माइनॉरिटी शेयर होल्डर पीबी फिनटेक रहेगा। 20 से 30% से ज़्यादा की हिस्सेदारी नहीं होगी। इनफैक्ट यशीश दहिया ने कहा था वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बाहर से फंड रेज करेंगे। ज़्यादा इन्वेस्ट या फिर फाइनेंशियली बैक पीबी फिनटेक इस एंटिटी को नहीं करने वाला है। बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ गया है तो स्टॉक रेडार पर। ओएनजीसी ने अपडेट दिया है कि इन्होंने 1.12% हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओपल में 4,906 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। विप्रो ने नेटस्कोप के साथ पार्टनर किया है साइबर सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन एडवाइजरी सर्विसेज के लिए, तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर। चलिए ये रखिए स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अब आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे का दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों हम रिएक्ट कर रहे होंगे, वो अपफ्रंट बातचीत हो चुकी है। 3 दिन की आरबीआई एमपीसी की आज से शुरुआत। फेड चेयर जेरोमी पावेल की स्पीच न्यूयॉर्क में है, एक डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे। ये मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद है रात में। और क्रिस्टीन लगार्ड की यानी कि ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच है करीब इंडियन टाइम के हिसाब से 9 सवा 9 बजे रात में। तो कल ही इन दोनों पर रिएक्शन होना है। कैनफिन होम्स 6 रुपए एक्स डिविडेंड होगा। आज सुबह 10:30 बजे हमारा सर्विसेज पीएमआई आ जाएगा। मंडे को मैन्युफैक्चरिंग आ गया था, यानी कि साथ साथ कंपोजिट पीएमआई आ जाएगा। कोरिया का जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी, यूएस की बेज बुक यानी कि उनकी सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के इकोनॉमी के हाल, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, ये सब आना है। आज हमारा नेवी डे है और पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पे इंडियन नेवी ग्रैंड ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट होंगी। महाराष्ट्र में आज बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है। शायद वो अपना जो नेता चुने, हो सकता है वही सीएम हो महाराष्ट्र का, पर ये सब अजम्पशन है, देखते हैं आउटकम क्या आता है। आज न्यू जेन होंडा अमेज का लॉन्च है, सीधे सीधे मारुति सुजुकी की डिजायर को टक्कर देने के लिए। आज ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट अपना लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमी का, ओईसीडी मेंबर कंट्रीज का, G20 कंट्रीज का, की पार्टनर्स का, सबका इकोनॉमिक आउटलुक प्रेजेंट करेगा। तब और अब की सेकंड प्लेट एक बार दिखाता हूं। कल होने वाली ओपेक मीट से पहले ब्रेंट उछला है, वो दिखेगा आपको। मतलब उछला मतलब मैं देख रहा हूं कल के 3:30 बजे की क्लोज से आज सुबह के बीच में जो इक्विटीज को डाइजेस्ट करना है, बाकी वेरिएबल्स ठीक है। ऐसे में केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब ने आज मदद करी है। केडिया साहब कह रहे हैं सोने का फरवरी वायदा खरीदा जा सकता है 76,300 के स्टॉप के साथ, और इवन सिल्वर खरीदा जा सकता है। उसका मार्च वायदा 90,900 के स्टॉप के साथ आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, स्क्रीन पे होगा नहीं होगा, लेकिन उनका मानना था कच्चा तेल का दिसंबर वायदा भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं 5800 के स्टॉप के साथ। सोना, चांदी, कच्चा तेल, केडिया साहब कह रहे हैं सब खरीद डालो। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस के साथ। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।